नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन बाबू है और आज हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सी लर्निंग। एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, जब भी हम विद्यालय जाते हैं, जब भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, शिक्षा का, एजुकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और जब हम प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो अक्सर करके हमारे माइंड में जो बात आती है वो है तथ्यों को याद कर लेना, फैक्टों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, जिसको कि एजुकेशन की दुनिया में कहा जाता है कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि संज्ञानात्मक शिक्षा या संज्ञानात्मक अधिगम। यानी कि लर्निंग को एजुकेशन की दुनिया में क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। लेकिन एजुकेशन केवल इतनी ही नहीं है, इससे बढ़कर के भी है। हम समाज में रहते हैं, हमें अपने इमोशंस के साथ रहना है, भावनाओं के साथ रहना है और हमको इस समाज में नैतिक भी बने रहना है और समाज को भी नैतिक बनाना है। तो इसके लिए जो एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उस नए कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा सी लर्निंग। यदि हम सी लर्निंग की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, यदि हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग। यदि हम इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो सोशल से क्या होता है, हमारा सामाजिक होता है। तो सामाजिक, इमोशनल से भावनात्मक, एथिकल से नैतिक, एथिक्स या एथिकल नैतिक, और नैतिक। लर्निंग का एजुकेशन की दुनिया में जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है अधिगम। यहां हम लेके चल रहे हैं एजुकेशन को लेकर के शिक्षा। तो ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों आई? जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिसको NEP 2020 के नाम से जो जानी पहचानी जाती है, सब परिचित होंगे उससे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात हुई। उन्हीं महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक अवधारणा है सी लर्निंग। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हम? इसमें NEP में ही, हमारे NEP जो हमारी 2020 है, इसमें ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात होती है और वो है हमारा स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी के कौशल। 21वीं सदी के कौशल। जब हम 21वीं सदी के कौशलों की बात हम करते हैं, स्किल्स की जब हम बात करते हैं, उन स्किल्स में जो चीजें आती हैं, तो यदि आप पाओगे कि जब कोई भी व्यक्ति है एजुकेशन प्राप्त करेगा, कहाँ काम करेगा? सोसाइटी में काम करेगा। सोसाइटी का रूप अलग अलग हो सकता है। एक छोटा ऑफिस है, वो भी सोसाइटी है। एक वो कोई बिजनेस चला रहा है, मार्केट है, वो भी एक छोटी सोसाइटी है। किसी बड़ी कंपनी में, MNC में काम कर रहा है, वो भी एक छोटी सोसाइटी है। तो वहां पे उसको क्या काम करना है? एक तो टीम वर्क करना पड़ेगा। आज की डेट में यदि आप देखोगे कि क्या कोई ऐसा फील्ड है जहां व्यक्ति अकेला काम कर सकता है? जैसे आप कह रहे भाई ठीक है, कुछ फील्ड ऐसे हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फील्ड ऐसे हैं जहां आपको टीम में ही काम करना है। यदि आपको टीम वर्क की स्किल बहुत अच्छे से आती है, आपको टीम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है, टीम में रहना बहुत अच्छे से आता है, लोगों के बीच बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर पाते हो, तो उसको टीम वर्क कहते हैं। ये आना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक और चीज होती है इसके अलावा, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग केवल इतना ही नहीं है कि भाई तो तथ्य याद कर दिए। एक समय था जब हम मानते थे कि जिस व्यक्ति को जितने ज्यादा फैक्ट याद होंगे वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। जैसे आप कुछ बच्चों को टीवी वगैरह हम देखते भी होंगे, छोटे बच्चों को, कि भाई सभी देशों की, उसको 200 देश
के नाम पता है, 200 देशों की राजधानियां भी पता है। बट आज की डेट में ये केवल एक सूचना बन के रह गए हैं सारे के सारे फैक्ट। आज की डेट में हमें टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, इनकी आवश्यकता है, जो तथ्यों से परे देख सकते हैं। एक तथ्य ये हो गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और एक दूसरी चीज उससे आगे सोचने वाली बात यह है कि आखिर दिल्ली ही भारत की राजधानी क्यों है, नई दिल्ली ही आखिर भारत की राजधानी क्यों है? क्या कोई और भी है जो भारत की राजधानी होने की दावेदारी पेश कर सकता है? अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अब हम ये भी देख रहे हैं कि 21वीं सदी में चूंकि जो संयुक्त परिवार घट रहे हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, और यदि आप बच्चों में देखेंगे, एजुकेशन के फील्ड में देखेंगे, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बातचीत होती है, मेंटल हेल्थ। हालांकि भारत में एक अलग ही, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे ये कहेंगे कि यार वो मानसिक रूप से बीमार है तो मजाक उड़ाएंगे, बोले क्या होता है यार, मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता, पश्चिम से आई हुई चीजें हमारे ऊपर जबरदस्ती न थोपो। बट गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद्दी, ये सारे के सारे जो व्यवहार हैं, ये ट्रेट्स जो हैं, ये ट्रेट ये शो कर रहे हैं, ये लक्षण ये शो कर रहे हैं कि हाँ भाई कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे व्यक्ति ग्रसित होता है, उसको नहीं पता होता। इनिशियल स्टेज में तो किसी को ही नहीं पता चल पाता। जब दर्द होता है तो दिखता है बॉडी में जो पेन होगा, बट यहाँ पे जो दिक्कत होती है वो अक्सर करके लोगों को दिखाई नहीं पड़ती, और ये चीजें लोग अक्सर करके किसी के साथ साझा भी नहीं कर पाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य हो गया, 21वीं सदी के कौशल हो गए, टीम वर्क हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सब हम किससे सीखेंगे भाई? सोशल लर्निंग जब हम करेंगे, इमोशनल लर्निंग जब हम करेंगे, एथिकल लर्निंग हम करेंगे, तो हम बच्चे को केवल कॉग्निटिव नॉलेज नहीं दे रहे, हम केवल उसको संज्ञानात्मक ज्ञान नहीं देना चाहते, हम उसको सोसाइटी का भी ज्ञान देना चाहते हैं कि समाज में किस तरह रहना है, कब कहाँ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। हम उसको इमोशनल ज्ञान भी दे रहे हैं, हम उससे ये चाह रहे हैं कि कब कौन सी भावना प्रदर्शित करनी चाहिए और कब किस जगह पर कौन सी भावना को दबा लेना चाहिए, ये भी हमको सीखना है। हमको ये भी सीखना है कि हम नैतिक भी बने रहे। कोई बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन एथिकल नहीं है, यदि उसमें नैतिकता नहीं है, तो उस नॉलेज का क्या है? वो तो उल्टा उसके रिवर्स में यूज करेगा, मानवता के खिलाफ उसका यूज करेगा। इसीलिए इमोशनल लर्निंग की भी आवश्यकता होती है। तो इन सबको सॉरी ध्यान में रखते हुए सी लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट आया है। इस सी लर्निंग के कॉन्सेप्ट से दो बड़े नाम जुड़े हुए हैं प्रमुख रूप से। एक व्यक्ति, जो दो व्यक्तियों के नाम यदि मैं बताऊं तो उन व्यक्तियों में पहला व्यक्ति का नाम आता है डेनियल गोलमैन का। डेनियल गोलमैन, ये अभी भी सक्रिय हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इनके अलावा जो एक और व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं इससे, उनका नाम है दलाई लामा। प्रमुख रूप से इन दो व्यक्तियों का हम नाम लेंगे। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग। दलाई लामा 14th, दलाई लामा एक व्यक्ति का नाम होकर के एक पदवी का नाम है, तो दलाई लामा 14वीं से जुड़े हुए हैं। तो ये दो लोग प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हम संस्थानों की बात करें कि भाई कौन सा संस्थान इनसे प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है सी लर्निंग से, तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि प्रमुख रूप से इससे जुड़ी हुई है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इमोरी यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है। उसका नाम क्या है? इमोरी, EMORY। इमोरी यूनिवर्सिटी जो कि कहां पर है? यूएसए में, अमेरिका में है। इसमें एक सेंटर है, यानी कि इसका एक प्रभाग, डिपार्टमेंट कह लो, एक सेंटर कह लो। उस सेंटर का नाम क्या है? कंटेम्पलेटिव। मैं लिख देता हूं, सेंटर फॉर कंटेम्पलेटिव सेंटर फॉर कंटेम्पलेटिव साइंस एंड कंपैशन, यानी कि एक सेंटर, छोटा सा प्रभाग है, और उसका नाम क्या है? सेंटर फॉर कंटेम्पलेटिव साइंस एंड कंपैशन लर्निंग। सेंट्रल तो आपको पता ही है। कंटेम्पलेटिंग जो शब्द होता है ये किससे बना होता है? ये कौन प्लस
टेम्पलेटिव, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लैटिन भाषा के शब्द होते हैं दो, एक का नाम होता है कॉन और दूसरे का नाम होता है टेम्पलेटिव। ये टेम्पलेटिव वही वर्ड है लैटिन भाषा का जिससे टेम्पल बना है, और कौन का मतलब होता है ध्यान करना, एकाग्रचित होना, और मैं पवित्र स्थान पर बैठ के ध्यान एकाग्रचित होना। यहाँ पे आजकल अंतर्दृष्टि के लिए यूज में लेने लग गए हैं कंटेम्पलेटिव का मतलब। लैटिन भाषा में कौन धन टेम्पलेटिव इस भाषा से ये बना है। तो सेंटर फॉर कंटेम्पलेटिव साइंस एंड कंपैशन लर्निंग ये शब्द है, ठीक है। या कंपैशन लर्निंग या कंपैशन बेस्ड एथिक्स भी आप कर सकते हो, कंपैशन बेस्ड एथिक्स लर्निंग, यानी कि विज्ञान पर और करुणा पर आधारित क्या है नैतिकता, करुणा और विज्ञान पर आधारित नैतिकता का जहां पर अधिगम हो रहा है, जहां पर शिक्षा दी जा रही है, उस सेंटर का नाम है सेंटर फॉर कंटेम्पलेटिव साइंस एंड कंपैशन बेस्ड एथिक्स लर्निंग। और ये कहां है, यूमोरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही है। दो प्रमुख व्यक्ति कौन से जुड़े हुए हैं इससे, डेनियल गोलमैन, दलाई लामा। इसके अलावा डॉक्टर थॉम्पसन जिन्पा हैं, वो भी आएंगी, डॉक्टर तारा भी आएंगी, और भी कई सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, अभी काम कर ही रहे वो। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है। देखिए आपने सुना होगा कि एक शेर है आता है कि सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। तो आखिर ऐसा क्या है कि कुछ व्यक्ति ही ऐसे होते हैं कि जो समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति हंस रहा है तो नकली हंस रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तो हम ये समझ पाए कि साइंस ये क्या है ना। अब सी लर्निंग के बारे में कुछ और छोटी मोटी जानकारी और मैं आपको देता हूं, इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, एक एक शब्द को तोड़ करके नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके बारे में गहराई से जानेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों है और कैसे है। नेक्स्ट यदि हम इसके बारे में चीज को देखते हैं क्या है ये, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, आखिर इमोशनल लर्निंग को लाने का उद्देश्य क्या रहा, सी लर्निंग को लाने का उद्देश्य क्या है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि क्यों आई है ये, या एनईपी से इसका क्या रिलेशन है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। यदि आप एनईपी को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि एनईपी में इस शब्द का उल्लेख कई बार कई जगह किया गया है। किसका, एथिकल लर्निंग का, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल लर्निंग का। अब हम इसके देखें कि इसका आखिर उद्देश्य क्या है, सी लर्निंग को लाने का और स्पेशल उद्देश्य क्या है। तो दो प्रमुख रूप से उद्देश्य हैं, एक तो है आपका समग्र विकास, होल डेवलपमेंट आप कह सकते हो, ठीक है, और दूसरा है वैश्विक नागरिकता। अब आप देखोगे कि केवल नॉलेज से काम चल नहीं रहा है, जो मैंने आपको कई अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो कॉग्निटिव से काम नहीं चल रहा, व्यक्ति को सोशल रूप से भी, टीम वर्क में भी माहिर होना है, क्रिटिकल थिंकिंग में भी माहिर होना है, रिलेशनशिप सबसे कैसे अच्छे बना करके रख सकता है, टीम में कैसे मिलकर के वो काम कर सकता है, कौन सी जगह पे किस इमोशंस को छिपाना है, किस इमोशंस को दिखाना है, वो सब कुछ है। इसके अलावा पूरी दुनिया आजकल सिकुड़ती जा रही है, गांव बन गया, ग्लोबल विलेज की अवधारणा आ गई है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है लगातार हर चीज के लिए। तो अब बहुत जल्द, अब क्या पता 20-25 साल बाद ऐसा भी हो जाए कि चांद पर भी कुछ कॉलोनियां बस जाएं, मार्स पे बस जाए, टाइटन पे बस जाए, या किसी और कहीं जगह बस जाए, और वहां भी आना जाना हो जाए, क्योंकि आजकल तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, सिकुड़ती जा रही है, और हर जगह की सूचनाएं जा रही हैं, तो हर जगह काम करना है, विविध संस्कृतियों में काम करना पड़ सकता है, अलग अलग समाजों में काम करना पड़ सकता है, अलग अलग भाषा के लोगों के साथ में काम करना पड़ सकता है, व्यक्ति को जीवन जीना पड़ सकता है। तो प्रत्येक समाज के साथ में कैसे सामंजस्य बिठा करके रहेगा, हर कल्चर जो कि अपनी कुछ विशिष्टताएं लिए हुए अलग होती है, उनके साथ में कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इन सबको सिखाने के लिए ही जो सी लर्निंग की जो कॉन्सेप्ट है, जो कि डेनियल गोलमैन, दलाई लामा, इन सब के द्वारा लाया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति में इनका विकास हो सके, या प्रत्येक जो हमारा बालक है वो इन सब के बारे में सीख सके। अब मैं इसके कुछ और छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो इसमें दो चीज और हैं, एक है सी लर्निंग के डोमेन और दूसरे हैं सी लर्निंग की डायमेंशंस।
डोमेन है, डोमेन कहते हैं क्षेत्र को, एरिया को, एरिया से थोड़ा अलग है ना। डायमेंशंस कह देते हैं हिंदी में आयाम को। इनके बारे में भी आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, यहां मैं केवल थोड़ा परिचय के बेस पे आपको चीजें बता रहा हूं। डोमेन यदि हम इसके देखेंगे तो 3 इसके डोमेन हमने सी लर्निंग के बनाए हुए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को सोशल होना है, इमोशनल लर्निंग उसको करनी है, और एथिकल यदि उसको होना है तो किस किस तरीके से वो करेगा। तो कैसे करेगा, पहले तो होगा वो पर्सनल फील्ड में, यानी कि कैसे, पहले इसको कैसे करेगा, व्यक्तिगत स्तर पे करेगा। पहले व्यक्तिगत स्तर पर सीखेगा तभी तो आगे जाएगा। तो पहले खुद के लिए करना है, खुद को करने के बाद में कहां जाएगा वो, सोसाइटी में जाएगा, सोशल। कहां जाएगा, सोशल, यानी कि समाज में जाएगा। अब पहले खुद सीखेगा तभी तो सोसाइटी में जा सकता है, तभी तो समाज में जा सकता है, तो सोशल हो जाएगा। और लास्ट में कहां जाएगा, सिस्टम्स में। सिस्टम्स यानी तंत्र। सिस्टम्स क्या होते हैं, तंत्र, जैसे कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र जो है एक, राजतंत्र, राजा का तंत्र यानी मोनार्की। तो इस प्रकार के और भी कई सारे तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र। तो एक पूरा प्रोसेस होता है कि भाई एक विशेष काम करना है, इसके लिए ये चीज बनाई हुई है, इस तरीके से ये काम होगा, पूरा निश्चित जहां पे प्रोसेस होता है, निश्चित लोग होते हैं कुछ काम करने के लिए, निश्चित कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब मिलकर के एक निश्चित काम करते हैं, उसको तंत्र कह देते हैं। तंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ये किसी ना किसी चीज का हिस्सा होता है। जैसे लोकतंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है, लोकतंत्र किसका हिस्सा है, स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आता है उसका हिस्सा है। कि स्टेट है, स्टेट कैसे काम करेगा, लोकतंत्र की तरह काम करेगा, डेमोक्रेसी की तरह काम करेगा, डिक्टेटरशिप की तरह काम करेगा, तो उसका हिस्सा रहेगा, केवल एक हिस्सा है। तंत्र कई सारे तरीके के हो सकते हैं, किसी एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे कई सारे तंत्र भी काम कर सकते हैं। तो इस टाइप से तंत्र हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अभी मैं केवल यहाँ इस पहले वीडियो में केवल परिचय दे रहा हूं। ये तो 3 डोमेन हो गए। इन 3 डोमेनों के साथ साथ इसके 3 डायमेंशंस भी हैं, और 3 डायमेंशंस इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इसका डायमेंशन है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस कहते हैं जागरूकता को, कि कोई भी व्यक्ति जो है, हम चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अवेयर रहे। किसके बारे में अवेयर रहे, बी इन प्रेजेंट। आसान भाषा में इसको क्या कह देते हैं, क्या कह सकते हैं, बी इन प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान अवस्था में रहना। आपने देखा होगा व्यक्तिगत अमूमन क्या होता है, व्यक्ति या तो अपने भूत के बारे में सोच रहा होता है या अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो अपने जो वर्तमान क्षण जो है उसमें रह ही नहीं पाता, वर्तमान का आनंद ले ही नहीं पाता। कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा खुश इसीलिए रहता है कि वो भूल जाता है, यानी कि अभी तुरंत मार खाइए फिर भी हंस रहा है, क्योंकि वो भूल गया, पास्ट को भूल गया, तुरंत भूल गया। वो ये भी नहीं सोच रहा आज होमवर्क नहीं कर रहा, मस्ती कर रहा, उसको पता कल पिटाई हो सकती है, लेकिन ठीक है, बाढ़ में जाने दो, क्या दिक्कत है, वो तो आज अभी इंजॉय कर रहा है। तो अवेयरनेस, साथ में ही प्रेजेंट में रहने के साथ साथ ये भी अवेयर हो पाना कि मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, मेरा शरीर इस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, मैं अपने अंदर कैसे इमोशंस फील कर रहा हूं, कौन से इमोशंस मुझे शो करने हैं, कौन किसको मेरे को थोड़ा अभी कंट्रोल करना है। इन सब चीज के बारे में अवेयर होना ही क्या है, हमारा अवेयरनेस है। अपने आसपास किस माहौल में कौन सी बात कही जाती है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कब और कहां कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कि तरीका तो होना चाहिए ना, अब कौन सी बात कहां पे कहनी है, किस जगह पे कहनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, जागरूकता हम कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप किसमें देख सकते हैं, नेताओं में देख सकते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनमें, या किसी भी प्रकार का कोई लीडर होगा उसमें। दूसरी चीज, अवेयरनेस होने के बाद में हमको क्या करना होता है, बी इन प्रेजेंट के बाद में बी कंपैसिनेट, यानी कि हमको करुणावान होना है। सेकंड, तो इसका सेकंड डोमेशन क्या हो जाएगा, कंपैशन। कंपैशन को कहते हैं करुणा। वैसे तो करुणावान होना, वैसे तो दयावान नाम की एक मूवी आई थी विनोद खन्ना की, बट करुणावान होना, करुणावान को मतलब बुद्ध भी यही कह रहे थे कि करुणावान हो, करुणा अवतारम शिव के बारे में कह देते हैं। तो
करुणा हम जैसे मदर टेरेसा को भी करुणामयी कह देते थे, हालांकि आजकल काफी विवाद मदर टेरेसा को लेकर के चलता रहता है, पर ठीक है, हम विस्तार से इसको देखेंगे आगे। कंपैशन क्या होता है, कंपैशन का एम्पैथी से क्या लेना देना है, एम्पैथी का सिंपैथी से क्या लेना देना है, इनका पिटी से क्या लेना है, पिटी पिटी यानी दया, तो सहानुभूति, समानुभूति, दया, करुणा, एक और हम इसमें शब्द जोड़ेंगे वो है सहिष्णुता, टॉलरेंस। तो इन पांचों को मिलाकर के हम पढ़ेंगे और अच्छे से डिफरेंस जानेंगे आगे के वीडियोज में। यह हम थोड़ा हल्का सा परिचय पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन के तौर पे ले रहे हैं, ताकि हम अच्छे से इससे परिचित हो जाए कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो कंपैसिनेट होना है, बी कंपैसिनेट, यानी कि करुणावान होना है। कंपैशन हमको होना है, खुद के प्रति कंपैसिनेट होना है। लोग खुद पे कभी दया ही नहीं कर पाते, खुद में करुणा का भाव ही नहीं लेकर के आ पाते। और जब जिसके में कंपैसिनेट क्या है कि नहीं होगा व्यक्ति, तो क्या हो जाता है वो, जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोग बहुत पत्थर दिल होते हैं यार, मतलब इसको देख करके ये भी नहीं कि हर जगह पिघल जाना है, रोना शुरू कर देना, इस तरीके का नहीं। वो तो हम इमोशंस को रेगुलेट करना भी सीखेंगे कि कहाँ पर किस जगह के कौन से इमोशंस को रेगुलेट करना है, किसको नहीं करना है, आगे देखेंगे विस्तार से। थर्ड इसका जो कंपोनेंट है, तो हमने बता दिया कि अवेयरनेस आनी चाहिए, हमने बता दिया कि बी कंपैसिनेट होना चाहिए, और थर्ड जो है वो है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या, सगाई नहीं, इंगेजमेंट क्यों कहते हैं, संलग्नता, संलग्नता, लगन आ गई ना, तो इसलिए एंगेजमेंट आ गई ना इसमें, संलग्नता। तो संलग्नता क्या है कि हम खुद पे काम करते रहें, समाज के लिए भी काम करते रहें, समाज के साथ काम करते रहें, और साथ में जो किसी भी तंत्र का हिस्सा है और उस तंत्र में हम यदि काम कर रहे हैं, तो उन तंत्रों को मजबूत करने के लिए, उन तंत्रों की भलाई के लिए भी हम काम करते रहें, या उस तंत्र का हिस्सा बन के भी हम काम करते रहें। इसको हम कहते हैं इंगेजमेंट। जब आप जागरूक हो जाओगे, जब आप किसी भी स्थिति के प्रति अच्छे से जागरूक हो पाओगे, अवेयर हो पाओगे, तो अपने आप ही आप कंपैसिनेट हो पाओगे कि कब कहाँ किस तरीके का व्यवहार करना है, क्या बोलना है, किस तरीके की अभिव्यक्ति करनी है, चेहरे पे किस तरीके के हाव भाव होंगे, किस तरीके का व्यवहार आप प्रदर्शित करोगे, किस तरह के इमोशंस आप जाहिर करोगे। और जब इस तरीके का होगा तो जाहिर सी बात है कि आप सोसाइटी को या दूसरे लोगों के साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से इंगेज हो पाओगे, टीम के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, सोसाइटी में ज्यादा बेहतर तरीके से आप अच्छे से काम कर पाओगे, सिस्टम्स में घुल मिल करके आप ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। इनको ही हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये इसके 3 डोमेन हो गए, और 3 ही इसके क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए। जब हम इनके 3 डोमेन और 3 डायमेंशंस को लेते हैं, तो 3 into 3 मिलकर के हमारे पास 9 होते हैं, और उन 9 को हम क्या कह देते हैं, कंपोनेंट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कंपोनेंट्स, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, है ना, कि वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते। कितने होते हैं कंपोनेंट्स इसके, 9 होते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब ये समाज में किस तरीके से, इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसके विकास में है क्या चीज, इसके बेसिक में क्या है। अब हम आगे क्या देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट जो हुआ है सी लर्निंग का, तो इसके बेसिक में क्या है। तो क्या है इसके बेसिक में, यानी कि पीछे इसके आधार क्या है, किन आधारों पर यह खड़ा हुआ है। तो इसके यदि हम आधारों की बात यदि हम करेंगे, तो सबसे पहला जो आधार है उसका, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। मीनिंग में कोई गड़बड़ वगैरह हो जाए तो देख लेना, है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सी लर्निंग से 2 प्रमुख व्यक्ति जुड़े हुए हैं। एक का नाम है डेनियल गोलमैन, और दूसरे व्यक्ति का नाम है दलाई लामा 14। तो जो डेनियल गोलमैन है, उन्होंने 1995 में एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक बुक लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंट, व्हाई इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, कि
इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल क्वोशेंट क्यों है, या इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों है? किसने लिखी है? डेनियल गोलमैन ने लिखी ये बुक। तो एक तो आधार हमने इसका क्या कहां से लिया है? इमोशनल इंटेलिजेंस से लिया है। और कहां से लिया है? साथ ही हमने दूसरा स्किल जो लिया है इसमें, वो कौन सा आधार लिया है? वो सोशल स्किल्स। जो हमारा सामाजिक जो कौशल है हमारे, जिनको हिंदी में क्या कह देते हैं? सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल यानी कि समाज में रहने का कौशल। कुछ व्यक्ति हैं जो समाज में बिल्कुल लोकप्रिय नहीं होते, और कुछ व्यक्ति ऐसे क्यों हैं कि वो समाज में बहुत लोकप्रिय हैं। और ये सोशल मीडिया से पहले की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो कोई लोकप्रिय हो जाते हैं, तुक्केबाजी भी हो जाती है कई बार। पर जैसे आसपास कोई गांव है, कोई मोहल्ला है, कोई गली है, एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई व्यक्ति वो आ गया ना, सब खुश हो जाएंगे, अरे यार आप आ गए, मजा ही आ गया ना, आओ ना यार। एक दूसरे टाइप के व्यक्ति होंगे जिनको देखते ही लोगों का मूड खराब होता है, अरे यार ये और आ गया है, पता नहीं क्या बोलता है यार, क्या बकवास करता है। तो उसमें क्या नहीं है? सोशल स्किल्स नहीं है। दूसरे में बहुत अच्छी सोशल स्किल्स है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ले लिया और सोशल स्किल्स हमने ले ली, सामाजिक कौशल हमने इसका दूसरा आधार ले लिया। तीसरे आधार की यदि हम इसमें बात कर लेंगे तो हमने क्या लिया है? वो लिया है एथिकल रीजनिंग। एथिकल रीजनिंग। एथिकल रीजनिंग हम किसको कहते हैं? नैतिक निर्णय क्षमता। नैतिक निर्णय क्षमता। नैतिक निर्णय क्षमता क्या होती है? कि किन परिस्थितियों में कैसा बिहेव करना है, हम किन परिस्थितियों में नैतिक निर्णय लें। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए कि आप किसी कार से जा रहे हैं, कार चल रही है आपकी अच्छी खासी स्पीड पे, हाईवे पे चल रहे हो आप, और हाईवे पे मान लो उस हाईवे पे जब आप जा रहे हो वहां पे स्पीड लिमिट है 80 और आप 80 पे ही चल रहे हो, 70-75 पे चल रहे हो, सही चल रहे हो। हाईवे पे 5 बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, 3 बच्चे, जो भी संख्या आप मानना चाहो। साथ में उसके एक छोटा सा कच्चा फुटपाथ भी बना हुआ है हाईवे के साथ में। वहां पर एक बच्चा जो है वो आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, किनारे पर पेड़ के नीचे एक बेंच लगी हुई है, वहां बैठा हुआ है। आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, अगर मगर है नहीं, कोई रुक नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता। या तो उन 2 या 3 या 5 बच्चों का एक्सीडेंट होगा, या उस एक बच्चे का एक्सीडेंट होगा। तो आप किसके साथ एक्सीडेंट करना पसंद करेंगे, या किसके साथ आप उस परिस्थिति में क्या फैसला करेंगे कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने दें या 5 का होने दें? इसको हम क्या कह देते हैं? एथिकल रीजनिंग, यानी कि एथिकल डायलेमा भी इसको कह देते हैं, नैतिक दुविधा। भाई आप सोचो कि इस परिस्थिति में क्या करूं यार, एक को मारूं, 5 को मारूं, 5 को बचाऊं कि एक को बचाऊं? अगर आप ये फैसला लेते हो कि यार नहीं 5 ज्यादा हैं, 5 के बदले एक को मार देना ठीक है, एक को मर जाने तो कोई दिक्कत नहीं, 5 तो बचेंगे, तो आप दोबारा सोचिए, रुकिए, और आप पाओगे कि जो हाईवे पे खेल रहे हैं उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, उनको हाईवे पे नहीं रहना चाहिए नियमानुसार। और जो बच्चा फुटपाथ पे बैठा है वो नियम के हिसाब से फुटपाथ पे बैठा हुआ है, अपनी जगह सही है। तो क्या आप सही का साथ देंगे, सही को ही सजा दे देंगे, या गलत को सजा मिलनी चाहिए? तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि भाई एथिकल रीजनिंग है, कि भाई नैतिक निर्णय क्षमता, कि हम कहां कैसा निर्णय लें, हर परिस्थिति में हम नैतिकता के साथ फैसला ले सकें। और भी कई तरह की परिस्थितियां हमें हमेशा हमारे जीवन में कई बार आती रहती है, उनको हम एथिकल रीजनिंग जो है हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 आधार मैंने बताए, एथिकल लर्निंग पे बुक लिखी हुई है किसने? दलाई लामा साहब ने बुक लिखी हुई है। और जब हम रिसोर्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक जो चीज जो मैंने आपको बताई है, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। अब इसमें यदि आपको कुछ और जानना है, कुछ और बेसिक चीज जाननी है, जैसे कि आप ये जानना चाहो कि इसका महत्व क्या है, तो महत्व तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई सामुदायिक भावना की सीख हम देना चाहते हैं, नैतिक शिक्षा की सीख देना चाहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बात हो सकती है। एनईपी से इसका रिश्ता क्या है, तो वो और मैं बता देता हूं आपको, एनईपी 2020 से कैसे जुड़ी हुई है। सॉरी,
तो एनईपी का पेज नंबर 36 यदि आप निकालते हो और 4.3 पैरा यदि आप देखते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी पूरी तरीके से कि क्या है क्या नहीं है। साथ ही इसके बारे में यदि आपको और जानना है तो पृष्ठ नंबर 32 यदि आप देखोगे और वहां पर पैराग्राफ आपको कौन सा देखना है, 3.6, वहां भी सी लर्निंग की इंपॉर्टेंस पे जोर एनईपी में हमारे दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, एनईपी है, माफ कीजिए, सी लर्निंग है, सी लर्निंग का एक बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम इसका क्या देखेंगे, इसका विकास क्रम देखेंगे, है ना, इसके विकास का इतिहास क्या रहा है, सी लर्निंग के विकास का इतिहास, हिस्ट्री और डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में हम देखेंगे रिसोर्स एज। रिसोर्स का मतलब संसाधन, संसाधन मतलब सी लर्निंग के बारे में हम कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी ऑनलाइन साइट्स हैं, क्या कोई शोध पत्र है, क्या कोई ऑनलाइन कोई वीडियोज अवेलेबल है, क्या है क्या नहीं है। और फिर उसके बाद में हम सी लर्निंग पूरी विस्तार से शुरू करेंगे, यानी कि सी लर्निंग एंड इंट्रोडक्शन पूरा हम देखेंगे कि सामाजिक शब्द का मतलब क्या होता है, भावनात्मक का मतलब क्या है, नैतिक शब्द का क्या मतलब है, एजुकेशन का क्या मतलब है, इन सबको मिलाकर के क्या मतलब बनता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब विस्तार से देखेंगे। तीनों डोमेन्स को विस्तार से देखेंगे, तीनों डायमेंशंस को विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा जो जो नो कंपोनेंट्स जो बनते हैं, उन 9 कंपोनेंट्स को हम देखेंगे विस्तार से। साथ ही और भी बहुत सारी चीजें उन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगी, जैसे कि रेजिलिएंट जोन एक होती है वो आ जाएगी, ओके जोन, हाई जोन, वो सब कुछ आएगा। आदमी जब उसमें सेल्फ रेगुलेशन एक आएगा, तब सेल्फ रेगुलेशन में हम देखेंगे कि सेल्फ रेगुलेट कैसे होते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन की टेक्निक्स आएंगी, रिसोर्सिंग है, ट्रैकिंग है, शिफ्ट एंड स्टे है, हेल्प नाउ स्ट्रेटेजीज भी उनको कह देते हैं। तो उन सब के बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो हम काफी गहराई से या बड़े स्तर पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं इसी वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये परिचय का कॉन्सेप्ट एक वीडियो में रहे तो थोड़ा ठीक रहता है, या मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, सी लर्निंग के विकास का इतिहास क्या रहा है, और उसके बाद हम इसके रिसोर्सेज देखेंगे, और फिर सी लर्निंग का पूरा जो है विस्तार से कॉन्सेप्ट जो है वो हम शुरू करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। और हाँ, कोई सवाल वगैरह कुछ हो तो पूछना जरूर यार, कोई कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव देना हो तो वो भी दे देना, कुछ बताना हो तो वो भी बताइए, कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।